नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लगभग 1000 MCQs देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान और खेल एवं शिक्षा संबंधी, जो कि आपके एग्जाम में 10+4 14 मार्क्स का प्रिपरेशन करा के दे देगा। 1000 MCQ देख लेंगे, काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब पिछला 4 पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है। पिछले वाले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। कुछ बच्चे इसका आंसर गलत दिए, लेकिन बहुतों ने सही दिया और जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एकदम दिल छू गए। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल सही सही दिया। मैं कुछ बच्चों के नाम पढ़ के बताता हूं और आंसर भी अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे उर्वशी सोनी, मुझे लगता है कि 66 का डी होगा, क्योंकि सर प्राइमरी के बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए बहुत धैर्य लगता है। मैं भी स्कूल में पढ़ाई हूँ जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। ओके, तो ये धैर्य और लंबा चौड़ा मैसेज है। ठीक है, और भी बहुत सारे मैसेज है। पोषण कुमार जी का 66 का सी बोल रहे हैं, सिखाने की उत्सुकता। अभी बात करेंगे क्या आंसर सही होगा। गीता साव भी बोल रहे हैं 66 का डी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी व्याख्या दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो देखो, बिल्कुल जो सी और डी में आप कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। सिखाने की उत्सुकता ये तो बिल्कुल रहेगी, लेकिन अगर सिखाने की उत्सुकता के साथ सोचो धैर्य नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि ये बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता। बच्चों को एक बार में कोई चीज़ समझ आ जाता है कि नहीं समझ आता। आज देखो, आज अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे, वो कोई चीज़ को पूछते होंगे, आप जवाब देते होंगे और नहीं सुनते होंगे, दूसरे तीसरी बार ऐ करके किए तो फिर आप इरिटेट हो जाते हो, चिल्लाने लग जाता है, एक बार में समझ नहीं आता तुमको। लेकिन वही सोचो, जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, तो हम कितने सारे सवालों को बार बार पूछते थे। बार बार अगर 8-10 बार भी पूछे तो मम्मी 8-10 बार सवालों का जवाब देती थी। क्यों? पेशेंस था। तो बच्चों को कुछ सिखाने बताने के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों चाहिए। ठीक है, चलो आज हम 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 80 तक हम देख चुके हैं। इसका PDF मैं दोबारा भेजाऊँ, टेलीग्राम में मिलेगा PDF आपको। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो लिंक से जुड़ भी सकते हो। रिवाइज PDF है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 200-250 होंगे। ऐसी अपडेट कर करके मैं भेजते जाऊंगा। 1000 क्वेश्चन होंगे तो पूरा 1000 क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंट करा लिए होंगे उनको दोबारा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ऑप्शंस पे, जहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि अब समय कम है और मेरी 1:30 बजे की लाइव क्लास भी है। मैं 15-20 मिनट में कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चन खत्म करने की। पहला हमारा सवाल है, NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखो, खेल गतिविधियों में सुधार करना, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, स्कूल की भौतिक संरचना में सुधार करना, स्कूल की वित्तीय स्थिति में सुधार करना। भैया, स्कूल की वित्तीय से क्या लेना देना, स्कूल को कमाना देना थोड़ी ना है। उसकी भौतिक संरचना, उसका बस बाहरी दिखावा अच्छा कर दिया, अच्छी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे क्या लेना देना है। खेल बस करवा के क्या करोगे। शैक्षिक परिणामों में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो मिल रहा है इंडिया के बच्चों को, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। बोले सर कैसे मालूम? क्योंकि उससे रिजल्ट पैदा नहीं हो पा रहा है, बच्चे सिर्फ रटने में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। अब देखो, NCF 2005, मैं
2005 एनसीएफ, 2016, बहुत सारे पॉइंट्स को डाल दिया हूँ जो हो सकता है आपको आउटडेटेड लगे, लेकिन उस पॉइंट को डलवाने का भी उद्देश्य है। क्यों? जो कंसेप्ट उसमें है ना, जो पॉइंट उसमें है, वो अभी वाले में भी मिलेगा, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाले साधारण अंश कौन है? तो अत्यधिक भारी युक्त स्कूल बैग। पहले क्लास 1-2 में है और बच्चे यहाँ तक नीचे बैग लटक रहा है, इतना भारी भरकम कॉपी किताब लेकर जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओवरबर्डन स्कूल बैग्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आरटीई, ये पीटी हो गया, आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? तो देखो एनईपी 2020 ये सुझाव दे रहा है, क्या सुझाव दे रहा है कि जो आरटीई एक्ट 2009 है उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता हो, तो वो 6 से 14 ना करके 3 से 18 कर दिए। कितना? 3 से 18। तो ये हमारा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक, चलो, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन सा भाषा और साक्षरता निर्देश में प्रयुक्त प्रमुख घटक है? तो निर्देशित पठन, मौखिक भाषा का विकास, साझा लेखन, धारा प्रभाव पढ़ना। कौन सा भाषा और साक्षरता निर्देश में प्रयुक्त प्रमुख घटक है? विच इज द मेजर कंपोनेंट्स यूज्ड इन लैंग्वेज एंड लिटरेसी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देंगे तो भैया ओरली सबसे बेस्ट होगा, तो मौखिक भाषा का विकास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले एक बार इसको देख लो, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10वीं तक, ये पुराना है ना, शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10वीं तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसके हिसाब से आप पॉइंट याद रखेंगे, ये शिक्षा आयोग का है करके मत याद रखना, बस पॉइंट को याद रखना। विद्यालय में पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्षेत्रीय भाषा पहले सीखता है ना, मातृभाषा पहले सीखता है। तो पहला बात भी सही है हमारा। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा की कोई भी आधुनिक भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, तो पहली भाषा हमारी क्षेत्रीय मातृभाषा हो गई, और दूसरी भाषा अंग्रेजी, अगर वो हिंदी भाषाई क्षेत्र तरफ का है तो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज या अंग्रेजी होना चाहिए, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे हमारी सही हैं। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप द्वारा पहचाना गया है, देखो 2016 वाला भले है लेकिन ये क्वेश्चन आउटडेटेड नहीं है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है। फैक्चुअल रहता तो मैं इसको स्किप कर देता, ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप द्वारा पहचाना गया है, प्री स्कूल बच्चों के बीच स्कूल की तैयारी उनकी दक्षताओं से संबंधित एक प्रमुख चिंता है। क्या चिंता है मैं बता रहा हूं इसका, देखो भावनात्मक क्षेत्र में तत्परता दक्षता, मैं सीधा इसका आंसर बताता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में तत्परता दक्षता, अब ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में तत्परता दक्षता, रेडिनेस कॉम्पिटेंसीज इन कॉग्निटिव डोमेन। अब देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि किसी किताब में किसी टीचर द्वारा इतना डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, लेकिन मैं इस पर जोर इसलिए डालता हूं क्योंकि बच्चों को ये पॉइंट समझ ही नहीं आता है। तो सिर्फ रटने से काम नहीं बनेगा ना, जरूरी थोड़ी नहीं कि एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए, कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो बच्चा बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो रेडिनेस कॉम्पिटेंसीज इन कॉग्निटिव डोमेन, ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब होता है ये मैं बताता हूँ। ठीक, जो रेडिनेस कॉम्पिटेंसीज की बात कर रही है या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज की बात की जा रही है, इसका यह मतलब होता है कि प्री स्कूल बच्चों में, प्री स्कूल वाले जो बच्चे की बात कर रही है उनमें पहले से ऐसी बौद्धिक और मानसिक क्षमता विकसित की जाए जो उसको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करे। मतलब स्कूल जाने से पहले उनमें क्षमताएं होनी चाहिए, समझ आ रही बात? स्कूल जाने से पहले उनमें, उनके दिमाग में वो आवश्यक होनी चाहिए। बोले सर कैसा? तो थोड़ा बहुत समस्या समाधान करने की क्षमता। बोले सर छोटा बच्चा समस्या समाधान करेगा? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? बच्चा खेलता है तो समस्या समाधान तो करता है। छोटे छोटे बच्चे, बॉटल का ढक्कन खुल गया तो वो बॉटल का ढक्कन लगा लिए, ये भी समस्या समाधान है, उनके स्तर का समस्या समाधान है। तो समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत याद करने की क्षमता होनी चाहिए। बोले सर बच्चे याद करेंगे, क्यों नहीं करते? आप मम्मी पापा उनका नाम याद करते हैं, मम्मी का नाम क्या है पूछते तो बताते कि नहीं बताते? 2-3 साल 4 साल के बच्चे दादा दादी नाम तो सीखते हैं। तो याद करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सब रहनी चाहिए। ठीक है, यही क्या है? रेडनेस कॉम्पिटेंसीज है। ठीक, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बच्चों में ये होना चाहिए स्कूल जाने से पहले, तभी तो स्कूल में जाके बैठेंगे सीखेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। छोटे बच्चों को पजल दिया जाता है, खेलने खिलौने टाइप का रहता है पजल, कि इसको भैया इन टुकड़ों को जमाइए, पजल टुकड़ों को एक जैसे जमाइए। तो अब वो पजल सॉल्व कैसे करेगा, टुकड़ों को कैसे जमाएगा? उसमें पहले से थोड़ा याद करने की क्षमता होगी कि भैया ये पहले इस तरीके से था, अब ये अलग अलग हो गया, मुझे इसी तरीके से इसको जमाना है, इसकी आकृति ऐसे ही है। समस्या समाधान की उसमें शक्ति होनी चाहिए, याद करने की शक्ति होनी चाहिए, पिछली आकृति कैसी थी, समझ आई बात? और अगर ध्यान रखना, अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है
तो उसमें ये रेडिनेस कॉम्पिटेंसीज की थोड़ी सी कमी है, खाली इसकी बात कर रहा हूँ, रेडिनेस कॉम्पिटेंसीज की कमी है या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की कमी है। समझ आ रही बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर फिर सी है हमारा, है ना। किस अवस्था में विषय की गहनता और विश्लेषणात्मक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 4 वर्ष की बहु विषयक अध्ययन शामिल है? तो देखो अलग अलग स्टेज है, ये एनईपी में मैं बताया हूँगा, थ्योरी में अगर पढ़ाऊंगा तो, या हो सकता है कोर्स वाले में बताऊंगा, कभी चर्चा कर लेंगे, पूरा एनईपी लाइन से पढ़ लेंगे, जैसे आरटीई को पिछले लेक्चर में कवर किया ना, वैसे एनईपी पढ़ लेंगे। तो ये सेकेंडरी स्टेज में है, माध्यमिक अवस्था में, है ना, इसको याद रखना। ठीक, विषय की गहनता और विश्लेषणात्मक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 4 वर्ष का बहुविषयक अध्ययन शामिल है, किसमें? माध्यमिक अवस्था, सेकेंडरी स्टेज में। ये तो वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, वीवीआईएमपी आरटीई 2009 कराया भी हुआ ना, कि सिफारिश के अनुसार कार्य दिवसों की संख्या प्राथमिक स्तर पर डैश दिन और उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश दिन होने चाहिए। तो ये है 200 और 220, ऑप्शन बी। ठीक है, 200 दिन और 220 दिन, प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए तो 200, और अगर उससे ऊपर पूछ दिया जाए तो 220 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आई। चलो, एनपीई 98 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपका सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, ये पॉइंट है, बस रीड मार के छोड़ देना, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो मैं बताया, अब हमारा जो पुराना कंसेप्ट था रटने की, याद करने की, ये वाले कंसेप्ट नहीं है कि किसी चीज़ को रट रट के सीखो, नहीं, अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बात की जाती है, वैचारिक समझ। ठीक, तो एनईपी 2020 किस पर बल देती है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। ठीक है, तो ये तो हमारे एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग टीचिंग में जो नए मेथड्स डाले जा रहे हैं उन पर भी बात कर लेंगे। ये 1000 एमसीक्यू में मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैं शामिल कर चुका हूँ, हर चीज़ को शामिल कर दिया हूँ, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, बस ये 1000 एमसीक्यूज कर लेना। ठीक है, और इस एमसीक्यू को इतना प्यार देना कि मैं इसको जल्दी से खत्म करा पाऊँ। पहले तो इस शब्द को समझेंगे, इस शब्द को मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर अगले 10 क्वेश्चन आपको करने में आसानी होंगे। आईसीटी, आईसीटी क्या है? इसका आंसर तो फिलहाल आईसीटी है, संसाधन रखरखाव के लिए आईसीटी एक उपकरण है। आईसीटी इज अ टूल फॉर रिसोर्स मेंटेनेंस। अब आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार एवं या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो भैया इसका एजुकेशन में क्या काम है? बहुत काम है। इसका शिक्षा में क्या काम है? बहुत काम है। कैसे बहुत काम है? तो भैया आजकल हमको बच्चों को केवल रटाना नहीं है, मारपीट के जबरदस्ती उनको पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर रुचि पैदा करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो खुद से पढ़ाई में ध्यान दे, खुद से पढ़ाई में ध्यान दे। और उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे जरूरी चीज है आईसीटी। आईसीटी का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि पढ़ाई को एक नई दिशा दिया जाए, नए नए टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उनको बच्चे को सिखाया जाए। अब आईसीटी में क्या आ जाएगा? सोच के देखो, कंप्यूटर क्लासेस होती कि नहीं होती आपकी? अभी और उसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एप्लीकेशंस होने चाहिए, इसके माध्यम से बच्चा सीखे और बहुत जल्दी सीखे। पीपीटीज होने चाहिए, ऐसे इंटरेक्टिव, ये पैनल, इंटरेक्टिव पैनल बोलते हैं, ये भी लगाना चाहिए क्लासरूम में ताकि वो समझ सके। ठीक, समझ आई बात? अब जैसे उदाहरण यही स्मार्ट बोर्ड का ही दे दिया। अब सोचो इसमें मैं कोई चित्र दिखाऊं, जैसे अकबर बाबर की बात चल रही है, अकबर बाबर का यहाँ पे चित्र दिखा दूं, इसी स्मार्ट बोर्ड में मैं वीडियोस दिखा दूं, भैया वो टीचर तो अकबर बाबर का एक्टिंग नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो एनिमेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये आईसीटी है। ठीक है, आईसीटी एजुकेशन में शामिल करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा क्या कर सके? पढ़ सके, है ना, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना प्राथमिक उद्देश्य है हमारा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम शिफ्ट इन अ टीचर्स रोल इज अ रिजल्ट ऑफ आईसीटी। देखो क्या बोल रहा है, कौन सा प्रतिमान एक शिक्षक की भूमिका में आईसीटी का परिणाम है? तो देखो निष्क्रिय से सक्रिय आधारित, इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, डिक्टेटर टू फैसिलिटेटर। और देखो सिर्फ मैं आपको आंसर बता के नहीं छोड़ रहा हूं, जहां पे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वहां मैं आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेनेशन देता हूं। और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक किया करे। 25,000 26,000 व्यूज आते हैं लेकिन लाइक 1-2 हज़ार, तो कोई बात नहीं। आप अगर दूसरे के मेहनत का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको अपने मेहनत का सम्मान कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट में जो कमी हो जाती है इसलिए हो जाती है, तो बिल्कुल लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाइए और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो। डिक्टेटर टू फैसिलिटेटर। अब देखो डिक्टेटर मतलब होता है जो केवल निर्देश दे,
तो पहले टीचर केवल निर्देश देते थे, रे इसको पढ़ो मतलब पढ़ो। यही डिक्टेटरशिप की क्वालिटी हो गई कि जो मैं बोल दिए भैया वही करना है आपको। तो डिक्टेटर, अधिनायक मतलब जो क्या, जो केवल और केवल निर्देश दे। तो फैसिलिटेटर मतलब क्या, जो निर्देश के साथ भैया सीखने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड करे, मार्गदर्शन प्रोवाइड करे सीखने के लिए कोई भी नया चीज। ठीक, तो डिक्टेटर से फैसिलिटेटर की ओर शिफ्ट कर दिया है। समझ आ रही बात? क्लियर? अब बोले सर ऐसा कैसे हो गया? तो आईसीटी के माध्यम से। 93वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? तो देखो कौन सा लाभ नहीं है, तो कौन सा है ये देख लेते हैं। वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभव के साथ शिक्षण प्रदान करना, जी बिल्कुल। और उसके बाद सुखद शिक्षण अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सुखद रहेगा। कोई मूवीज दिखा दिए, मूवीज के माध्यम से उसको पढ़ा दिए। अरे कुछ नहीं, जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं जिनमें इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन है, बच्चों को बैठा के उस मूवी को दिखा दो, और क्या, उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, सीख भी जाएंगे। सुखद अनुभव। विस्तारित शिक्षण और समझ के लिए गुंजाइश प्रदान करना, जी बिल्कुल। प्रोवाइड स्कोप फॉर एक्सपांडेड लर्निंग, अब सीमित लर्निंग नहीं रहेगा, एक्सपांडेड लर्निंग रहेगा। अधिक समय लेने वाला शिक्षण प्रदान करना, गलत। ये कहां से अधिक समय लेगा भैया? इसी क्वेश्चन को मुझे आपको कराना होता ना, तो लिख लिख के बताता तो फिर हो जाता। 1000 क्वेश्चन की जगह 100 नहीं हो पाते, 100 कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन अब पीडीएफ तैयार करवा दिया, आपका समय बचवा दिया। 2 टाइपिस्ट लगाए, इसमें 20,000 रुपये खर्च किए, 20-40,000 रुपये हुआ, ये बैठ के इनको टाइप कर रहे हैं, और क्या। इससे आपका समय तो बच गया। अब पीडीएफ से डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है तो बताइए। अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि में विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपांशन एंड हाई स्पीड। तो ग्रोथ और एक्सपांशन दोनों हो रहा है हाई स्पीड पे। ठीक है, 94 का बी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आभासी विश्वविद्यालय क्या है? देखो, एक यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नाम है पूरा। इग्नू क्या करता है? इग्नू सुने हो? कुछ सर्टिफिकेट कई लोग बनवाए होंगे वहां से, मतलब या डिस्टेंस लर्निंग की होगे। आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हो, घर में बैठ के आप क्लास अटेंड कर रहे हो, वहां से एग्जाम दिला रहे हो, एग्जाम भी कठिन नहीं होता है, आपको डिग्री मिल जाता है आसानी से। ये क्या है? ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का उदाहरण है, लिख भी लेना, इग्नू। ठीक है, तो ओपन कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट एट ओन पेस। ठीक है, अपनी गति से, आप अपने हिसाब से देखो, कोई रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, रिकॉर्डेड देखो, लाइव चलना है, लाइव देखो, जैसा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईसीटी एनेबल इवेल्युएशन इन मेथड? निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी सक्षम मूल्यांकन विधि है? तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, कलम और कागज परीक्षण, ये तो पुराना वाला हो गया। आईसीटी हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे, तो पेन पेपर से थोड़ी टेस्ट लेंगे। छात्र पोर्टफोलियो, ऑनलाइन आकलन, ऑनलाइन असेसमेंट किया जा सकता है नई आईसीटी के माध्यम से। बोले सर कैसे? अरे इसका बेस्ट उदाहरण हमारा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट कराते हैं, कभी आप देखना टेस्ट सीरीज दिला के, और अभी ले ही लेना। जो लोग इंतजार में बैठे हैं कि नहीं सर पूरा तैयारी हो जाएगा उसके बाद दिलाएंगे, वो नहीं होता है। वो 50 रुपये ही भले आप खर्च करे रहोगे, भले वो 10 रुपये की कीमत होगी, लेकिन चूंकि आप खरीद लिए हैं, उसमें पैसा लगा है, इसलिए आप तेजी से पढ़ोगे कि मेरे को टेस्ट दिलाना है, उसको वेस्ट जाने नहीं दोगे। अब उसमें आप टेस्ट दिलाते हो, कोई फुल लेंथ टेस्ट दिलाए, क्या क्या शो होगा? आप कितना मार्क्स लेके आए, आपका 1000 बच्चों में रैंक कितना है, कौन से क्वेश्चन में आप कितना टाइम लिए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में कितना टाइम लिए, एक एक डिटेल हम रिपोर्ट बताते हैं, उसमें देते हैं आपको। सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, टॉपर किसी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ला रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। इतना एनालिसिस किसके माध्यम से संभव हो पाया? आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन का आंसर है डी। अन्य स्कूलों से जुड़ना और विभिन्न देशों के छात्रों के साथ जुड़ना तकनीक का प्रभाव है, जिसे डैश कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, पूरे विश्व के लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। कक्षा में श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को किसके द्वारा सिखाया जा सकता है? अब देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो संदेश पहुंचा सकता हूँ। कैसे? ये दिखाई तो दे ही रहा है, बस सुनाई नहीं दे रहा ना। नीचे सब टाइटल ऐड करवा दिया, जो मैं बोल रहा हूँ सब टाइटल ऐड हो जाएंगे। यूट्यूब में सब टाइटल का एक ऑप्शन होता है, क्लिक किए वो सब टाइटल नीचे चलने लग जाएगा, ऑटो जनरेटेड। ठीक है, तो यूजिंग विजुअल स्टिमुलस एंड टेक्नोलॉजी, ये विजुअल हम दिखा दिए, टेक्नोलॉजी यूज करके सब टाइटल डलवा दिए, हो जाएगा और क्या।
99 क्वेश्चन पर आता हूँ। व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजी इन टुडेस क्लासरूम? आज की कक्षा में प्रौद्योगिकी द्वारा क्या प्रतिस्थापित किया गया है? तो टेक्स्ट बुक को, टीचर वही रहेंगे, स्टूडेंट वही रहेंगे, इवैल्यूएशन अभी भी किया जाना है। टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक मतलब पहले जैसा नहीं रहा है, पहले जैसा हार्ड करिकुलम नहीं है, अब थोड़ा सॉफ्ट है, लचीलापन। ये मुझे बताएंगे कौन सी एक सामान्य शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप इजीली जज कर लेंगे। मैं चाहता हूँ आप गलत करें, थोड़ा सा सीखें, विचार करें, तर्क करें। 4 ऑप्शन में कौन सी एक सामान्य शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है? सामान्य शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है। तो थोड़ा सा आप विचार करना, पहले में और अभी के में अंतर देखना, आपको ये इसका आंसर मिल जाएंगे। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि अरे नहीं मेरे को तो आ गया, कमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो कमेंट करना, क्योंकि आपके इंटरेक्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चे चाह रहे हैं, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। कैसे मालूम चलेगा? कोई एक बच्चा 10 बार देख रहा है उसी वीडियोस को, या कितने लोग अलग अलग देख रहे हैं, ये कमेंट से मालूम चलता है, ठीक? तो 99 क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कई बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? चलिए, कोर्स लेने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई कोर्स चाहिए तो 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।